हेलो दोस्तों, मैं रंजीत चौरसिया आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रंजीत चौरसिया द फिजिसिस्ट। और हम लोग इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में कवर कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स को, और हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और मुझे एक बात कहनी है, मैं आप सभी से जो भी इस वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए थे उनसे मैं आई एम रियली सॉरी, मैं लगभग एक महीने से यहाँ पर बिल्कुल भी अपडेट या कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक्चुअली में ड्यू टू कोरोना वायरस मुझे अपना सेटअप जो है वन सिटी टू अनदर सिटी, फॉरेन सिटी टू होम सिटी लाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, इसलिए डिले हुआ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा डिले या फिर ये जो देरी है या ये जो विलंब हुआ है अब आगे से नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो पहले ही हो गई थी। फिर हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने देखा था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। एक्चुअली में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, टाइम डायलेशन क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। और अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। जी हाँ, मैं लिख रहा हूं यहां पर वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। बहुत ही अच्छा प्यारा टॉपिक है ये, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, लेकिन हमको एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम भी मिल जाएगा, रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम भी हम लोग यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। इस डेरिवेशन को जब हम लोग करेंगे, हम लोग पहले समझेंगे कि आखिर में हो क्या रहा है भाई, क्या मास भी बदलता है। वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, वेग के साथ द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन हो सकता है, ये सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली जो कुछ क्लासेस हुई थी उसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, फॉर्मूले थे, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो आपने ज़रूर पढ़े होंगे और आपको याद होगा। ठीक है, तो इसी बात को आधार मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसका डेरिवेशन बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही समझने वाला है। जी हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत ही समझने वाला है। आपको बहुत सारे लेक्चर्स सुनने पड़ेंगे, मतलब मैं यहाँ पे जो सुनाऊंगा आपको बहुत सारी बकवास बातें आपको सुननी पड़ेंगी, लेकिन वो काम की हैं, बकवास की हैं मगर काम की हैं। तो ये आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आ जाऊं, डायरेक्ट में लिख दूं ऐसा ऐसा होता है, तो उतना मज़ा नहीं आएगा यार। समझते हैं ना, पीछे की चीज़ों को समझते हैं ना क्या होता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, अगर हम लोग न्यूटन के यांत्रिकी की बात करें तो वहाँ पे द्रव्यमान जो है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, निश्चर राशि है। यानी कि न्यूटन के मैकेनिक्स में, या न्यूटन के अनुसार ही बोल लो आप, पूरा दोष उन्हीं के ऊपर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो न्यूटन के मैकेनिक्स में या क्लासिकल जो मैकेनिक्स है आपकी, वहाँ पर मास को क्या बोला गया, इनवेरिएंट है, मीन्स निश्चर है। ठीक है, हिंदी में वो निश्चर ही होता है, मास इज इनवेरिएंट। तो मैं पूरी कहानी लिखूंगा यहाँ पर। अच्छा, और यही आपका जो मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा आपको बाकायदा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको। तो नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि m क्या है। ओहो, m इनवेरिएंट है जी। m क्या है,
एम इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट किसके अकॉर्डिंग? जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, यानी कि पिंड की गति का या वस्तु की गति का या ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो या कोई भी पार्टिकल हो, उसके मोशन का उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये इनवेरिएंट का मतलब यही है, गतिविधि से मास प्रभावित नहीं होता, मास में कोई वेरिएशन नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए और फॉर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मास जो है वो सेम ही रहेगा, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये नहीं कि उसके लिए कुछ और है, इस ऑब्जर्वर के लिए कुछ और है या दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मास कुछ और है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बच्चा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये कहानी हो गई। और हम जानते हैं, अगर हम लोग बात करें, चलो कि ये भी कोई पिंड है जो कि अभी रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब विराम में है, विराम में है मतलब विरामावस्था में है, बॉडी रेस्ट में है, और हम लोग उस पर एक कोई कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बात को स्टार्ट करते हुए कहानी शुरू करूंगा। एक बहुत ही अच्छे से कहानी शुरू हो चुका है, आगे बढ़ रहा है, जुड़े रहिए आप। तो वेक्टर एफ या फिर आप सिंपली आप एफ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको सदिश नहीं लगाना तो एफ फोर्स लगाकर, मान लो एफ फोर्स लगाते हैं टी समय तक, और उसका जो मास है वो एम है, द्रव्यमान जो है वो एम है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो उसमें क्या होगा? अच्छा हो गया ना, मैं फिर से जोड़ूँ आपको मैं अपने साथ। जोड़ना कैसे है? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, एक पिंड है, एक वस्तु है जो कि विराम में है, एम द्रव्यमान का है, ठीक है, एम द्रव्यमान का है। हम लोग अभी पुराने ख्यालात से बात कर रहे हैं, पुरानी विचारधारा से बात कर रहे हैं। तो क्या है भाई, एम टी क्या है? आपको एफ एक जो है कांस्टेंट फोर्स, एक नियत फोर्स, एक बल लगाना है, टी समय तक लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि उस पिंड में त्वरण उत्पन्न, त्वरण तो नहीं, यहाँ पे मैं त्वरण तो उत्पन्न हो गई, साथ में मैं बोल रहा हूँ कि उसका संवेग कितना हो जाएगा? उसका संवेग हो जाएगा m इंटू वी। जी हाँ, लीनियर मोमेंटम विल बी p इक्वल टू m इंटू वी। यही तो है, जब भी आप बल लगाओगे वस्तु का जो है वेग, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। विराम से टी समय तक चलो लगाने पे उसका वेग भी हो गया है, बढ़ा है ना भाई, बल लगाओगे तो वेग बढ़ेगा ना, यही तो है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वस्तु त्वरित होगी। तो चलिए मान लीजिए एफ बल टी समय तक लगाने पर, चाहो तो आप इसको भी ऐसे लिखो लगाओ, आप वेक्टर लगाओ, क्या दिक्कत है। तो पी एम वी ये संवेग हो जाएगा, ये संवेग हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला और है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इंटू टी भी तो लिख सकते हैं जी, एफ इंटू टी भी तो लिखा जा सकता है। टी को नीचे ले आइए ना यार, टी को नीचे लाइए, क्या होगा? तो पी बाई टी इक्वल टू एफ होता ही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। तो टी को उधर ले गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए एम कांस्टेंट है और मैं एक कांस्टेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है हम लोग, देखिए कैसे न्यूटन को मात देने वाले हैं। चलिए, हमने बोला एम कांस्टेंट है, हमने बोला एफ कांस्टेंट है, और इस दोनों पे हमारा फोकस रहेगा, तो v समानुपाती t हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू t। यानी कि मैं एक कांस्टेंट फोर्स, एक लिमिटेड फोर्स t समय तक लगाता रहूं, मतलब अगर मैं लगाते ही रहूं तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, v प्रोपोर्शनल टू t, v समानुपाती है t के, बल उतना ही है, बस मैं बस लगाते ही जा रहा हूँ, मतलब 2 मिनट के लिए, फिर 10, 2 महीना, 3 महीना, एक बात बता रहे हैं आपको, बल लगा रहे हैं आप। तो इस संबंध से देखोगे तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ता ही जाएगा, उसका वेग बढ़ता ही जाएगा। और हो सकता है, इस गणितीय व्याख्या से हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब उसका वेग प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो जाए, प्रकाश के वेग से स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड कर जाए उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। लेकिन ठहरिए, रुकिए, सुनिए तो सही, क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, फिजिकल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मैक्सिमम लाइट के स्पीड तक हो सकता है। हालांकि हमने उसको भी अभी तक ऑब्टेन नहीं किया है, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली जाओगे तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट क्या है?
उसकी पोस्टुलेट्स यानी कि परिकल्पना नहीं, पोस्टुलेट्स यार, तथ्य, कथन जो है, कथन क्या है कि किसी भी जो कोई फिजिकल बॉडी है, कोई वस्तु है, उसका वेग मैक्सिमम होगा तो कितना हो सकता है? प्रकाश के वेग के बराबर ही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। वही तो है स्पीड लिमिट, कॉस्मिक स्पीड लिमिट। एक स्पीड पे एक क्या बोलना चाहिए, एक बाधा है, स्पीड पे एक लिमिटेशन है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज स्मॉल सी, यही तो है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। लेकिन इसकी माने तो अगर मैं उसी एफ बल को, कांस्टेंट बल को लगाते रहूं एकदम, समय के साथ क्या होगा, उसका वेग बढ़ता जाएगा और वो प्रकाश के चाल से भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्या है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वॉयलेट कर देगा, फिर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वॉयलेट कर देगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो वेग है, जो चाल है, वो प्रकाश की चाल से, प्रकाश के वेग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्त? तो यानी कि मैक्सिमम किसी वस्तु का संवेग कितना हो सकता है, मैक्सिमम किसी पिंड का, किसी पार्टिकल का, किसी कण का संवेग कितना हो सकता है? P = m/c। ये मैक्स है, ये मैक्स है, मैक्स माने ज़्यादा, मैक्स माने ज़्यादा। तो P max m/c, मैक्सिमम जो एकदम मैक्सिमम जो संवेग होगा वो इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये बात कुछ और ही कह रहा है, कुछ तो यहाँ पे दिक्कत है, कुछ तो यहाँ पे दिक्कत है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया कि क्या दिक्कत है वहाँ पर। आपको समझ में आ ही रहा है कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। जब आप मान लेते हो कि द्रव्यमान जो है वो कांस्टेंट है, द्रव्यमान जो है इनवेरिएंट है, द्रव्यमान इनवेरिएंट है, निश्चर है, तो दिक्कत आती है ये। अब वहाँ पे जाने अनजाने में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक पोस्टुलेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये बोला है कि यार जैसे जैसे वेग बढ़ेगा ना, इसको आप ध्यान से सुनना। हो सकता है आप पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे हो, पहली बार ही सुन रहे हो, तो ये चीज़ें आपको अजीब लग सकती हैं, लेकिन अजीब ही तो लगता है। क्या समय भी अलग अलग होता है अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए? हाँ जी, यहाँ पे होता है और सही में होता है। लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन होता है, हाँ जी होता है। तो अजीब चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इसलिए आपको यकीन करना है। तो चलिए, हम एक ऐसा कुछ m0 यूज करेंगे, m0 यूज करेंगे। जो हमने बोला है ना कि v समानुपाती t है, ये ऐसा नहीं है कि गलत है, ऐसा होता है, लेकिन कम रफ्तार पर, कम रफ्तार यानी कि कम वेग, कम चाल पे ऐसा होता है। जहाँ पे चाल जो है वो प्रकाश के चाल की तुलना में बहुत कम है, वहाँ पे ऐसा होता है कि जब बल लगाओगे तो बल के साथ उसका वेग जो है, वेग समय के साथ बढ़ता जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो जब वस्तु स्थिर थी तो हम उसके द्रव्यमान को लेंगे m0, और केवल स्थिर नहीं, केवल स्थिर के लिए m0 नहीं लेंगे। अच्छा, इसको मैं m0 को बता दूं, हम लोग इसको रेस्ट मास बोलेंगे, रेस्ट मास, रेस्ट मास। इसको आप स्थिर द्रव्यमान कहोगे, स्थिर द्रव्यमान, स्थिर द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है जी, हम लोग इसको क्या कहने वाले हैं? स्थिर द्रव्यमान कहने वाले हैं, स्थिर द्रव्यमान m0। ठीक है, जब पिंड का, जब कण का, जब वस्तु का वेग क्या होगा, प्रकाश के वेग के तुलना में बहुत कम होगा, तब उसका जो द्रव्यमान है उसको m0 लेंगे। और जब वस्तु का वेग, जब वस्तु का वेग, कण का वेग, पिंड का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा, तब उसका जो द्रव्यमान है वो अनंत हो जाएगा। हम जो सिद्ध करेंगे, उसका वेग क्या, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। m0 लिखा है, क्या मतलब ये नहीं है कि उसका रेस्ट मास 0 है, एक सिंबल है, सिंबल जो आम चाल, आम दिनचर्या में जो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्रकाश, जो पिंड या कण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ही नगण्य है, उसके आसपास नहीं है। जब उसके आसपास की बात करेंगे तो वहाँ पे याद रखिए द्रव्यमान में परिवर्तन होता है,
जैसे जैसे वेग बढ़ेगा, जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के स्पीड को अप्रोच करेगी, कण का वेग प्रकाश के वेग के आसपास जाएगा, तो वहाँ पे द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, और वहाँ पे जब द्रव्यमान में परिवर्तन होगा तो हमारा मकसद जो है, हम इस लेक्चर में यही करने वाले हैं, हम लोग निकालेंगे रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास। और जब मास रिलेटिविस्टिक निकालोगे तो एक कदम और आगे जाके हम लोग रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम भी निकालेंगे, रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम भी निकालेंगे। तो क्या समझे अभी तक आप? मैंने बहुत सारी शायद बकवास भरी बातें कर दी। आपको बस इतना याद रखना है कि न्यूटन की जो मैकेनिक्स है, न्यूटन का जो विचारधारा है, उसके अनुसार जो m है, द्रव्यमान है, वो निश्चल होता है। और उसमें अगर आप एक नियत बल बहुत ही लंबे अनंत समय के लिए लगाते जाओ तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका वेग जो है प्रकाश के वेग के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, उसके अकॉर्डिंग किसी का भी वेग प्रकाश के वेग से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम ये समझते हैं, जब पढ़ेंगे तो पता चलता है कि भाई मास जो है वो नियत नहीं है, मास वेग के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा। बहुत कम चालों पर उसके द्रव्यमान को हम कण या पिंड के द्रव्यमान को हम स्थिर द्रव्यमान या रेस्ट मास कहेंगे, m0 से डिनोट करेंगे। और जब वो लाइट के स्पीड के आसपास है तो उसके वेग को हम लोग रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे। ओके, आपेक्षिक द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, चीज़ों को और आगे ले जाता हूँ, मैं समझाता हूँ। डेरिवेशन बहुत लंबा नहीं है, डेरिवेशन तो 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको सीखने को कहाँ से मिलेंगी? सीखना है, इसी वीडियो लेक्चर की सीरीज में समझना है। मैं पूरी नहीं, और जगन्नाथपुरी की बात नहीं हो रही है, पूरा ज्ञान देना चाहता हूँ यार। ठीक है, और यही तो मानव धर्म है, जितना पाया उतना देना है या उसे ज़्यादा देना है। तो चलिए, तो अगर हम लोग देखें, हम जानते हैं कि सदिश F बराबर m/a होता है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं होगा, ऐसा होता है। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो जी? आगे बढ़ोगे तो इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये भी वही है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो हम जानते हैं कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, संवेग को ऐसा लिखा जा सकता है। तो यानी कि मैं ऐसा करके क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ d/dt ऑफ m वेक्टर v लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरा काम तो यहीं से हो जाएगा, यहीं से। जो मेरे को रंग चेंज कर लेना चाहिए, तो रंग शरबतों का, और मैं लाल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये अब ज़रा थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए, अगर आप वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, चलो मान लो कि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इज 0, बाह्य बल की अनुपस्थिति में क्या होगा? बाह्य बल की अनुपस्थिति में क्या होगा? संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्सटर्नल 0 है ना, एक्सटर्नल 0 है तो dp/dt 0 हो रहा है, यानी dp भी 0 ही होगा। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, कोई पिंड है, तो अगर वहाँ पे कोई बाह्य बल नहीं है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में इस संबंध से देखिए क्या मिलेगा आपको मिलता है जो रूल है आपका, रूल क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसी को बोलेंगे क्या? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। यही तो है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ओके,
तो अब हम लोग देखते हैं, अच्छा, और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये एक नेचर का एक बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, जिसको हिंदी में बोलेंगे कि ये प्रकृति का एक मूल नियम है। यानी कि ये बिल्कुल भी इसका जो, अच्छा, जो पोस्टुलेट्स क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का और आपेक्षिकता का सिद्धांत का एक पोस्टुलेट ये भी है, एक कथन, एक परिकल्पना ये भी है कि जो भी विज्ञान या जो भी साइंस, भौतिकी का जो नियम है, साइंस के जो लॉज हैं, जो फंडामेंटल लॉज हैं, वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनका जो स्वरूप है, उनका जो फॉर्म है, वो सेम ही रहता है। जितना भी लॉस हैं, फंडामेंटल जो लॉस हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप अलग अलग लॉस नहीं होगा। जो साइंस के जो लॉस हैं, विज्ञान या भौतिकी के जो लॉस हैं, सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनका स्वरूप एक जैसा ही होगा। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, ये और नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है। तो चलिए इसी आधार पर, इसी बात को हम लोग आधार मानकर, इसी बात को हम लोग साक्षी मानकर अपना जो डेरिवेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बाद में स्टार्ट करूँगा एक एग्जाम्पल से। चलिए मैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्वियस सी बात है दोनों इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होने चाहिए। चलो एक ले लिया S, दिस इज S, और एक ले लिया मैंने मैं इसको पिंक या रेड या ग्रीन या येलो ले लेता हूँ। येलो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये ले लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका S डैश। और एक खास बात ये है कि ये जो फ्रेम ऑफ S डैश है वो V वेग से जा रहा है, हमेशा की तरह। वी हैव टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारे पास दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, एक है S और एक है S डैश। S डैश, O डैश आप ले सकते हो, अलग बात है, और मूल बिंदु जो भी लेना है। यह V वेग से जा रहा है उधर की तरफ, पॉजिटिव X डायरेक्शन में V वेग से जा रहा है। अब मैं एक कण की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी बताने वाला हूँ। ये कण M, ये कण मैं ले रहा हूँ कैपिटल M या स्मॉल m, जो भी लेना है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल M, ठीक है। इसके सापेक्ष में ये अभी स्थिर है, तो इसका प्रारंभिक संवेग कितना हो गया? प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा जी? प्रारंभिक संवेग हो जाएगा, स्थिर है तो 0 होगा, ठीक है। अब मान लो इसी कण को, इसी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, इसको एकदम एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये इसको ले लिया मैं, एक इधर डिवाइड हो गया, वही है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा m/2, ये हो जाएगा m/2। और हम लोग को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेखीय संवेग संरक्षण के नियम जो है पालन करवाना है। यानी कि अगर टूटने से पहले या विभाजित होने से पहले उसका संवेग 0 है, तो बाद अंतिम लिख देता हूं मैं, टूटने के बाद का जो संवेग है, वो भी कितना होना चाहिए? वो भी 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये v वेग से इधर जा रहा है, तो ये v वेग से इधर जा रहा है, ठीक है जी। ये v वेग से इधर, ये v वेग से इधर, ठीक है। और m/2 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लगा है। कैपिटल M इज इक्वल टू m/2 प्लस m/2। बिल्कुल भी यहाँ पे इधर उधर कुछ नहीं हो रहा है द्रव्यमान का। ये कैपिटल M जो है उसका आधा इधर गया है, आधा ये, दो एकदम बराबर भागों में ये विभाजित हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो इसका जो मोमेंटम है, यानी कि जो संवेग है, m/2 इंटू v आएगा पॉजिटिव x की तरफ, ये माइनस m/2 हो जाएगा, माइनस m/2 इंटू v हो जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस लगा दिया है क्योंकि नेगेटिव की तरफ है। तो यहाँ भी आपको और संवेग क्या मिलेगा? m/2 इंटू v प्लस m/2 इंटू v, यानी यहाँ पे संवेग 0 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत
संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, बढ़िया से लग रहा है यहाँ पे बढ़िया से संवेग संरक्षण का सिद्धांत लग रहा है, मान्य है, यहाँ पे इस एस में मान्य हो रहा है, ठीक है, एस में मान्य है, सही है इतना। तो आप देखते हैं भाई जो नियम यहाँ पे है वो नियम यहाँ पे भी मान्य होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यही द्रव्यमान अब यहाँ पे देखो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप देखिए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखिए, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बहुत ही अच्छा है। ये कैपिटल एम है जी, तो क्या इस एस डैश के सापेक्ष में ये जो एम हो स्थिर है क्या? एस डैश के सापेक्ष में ये एम स्थिर होगा क्या? नहीं, ये स्थिर नहीं है। ये इसके सापेक्ष में स्मॉल वी से किधर की तरफ जा रहा है? स्मॉल वी से नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा होगा वी से, क्योंकि ये खुद जो है ना, खुद पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो इसके सापेक्ष में एम किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्स में जा रहा है, विथ सेम वेलोसिटी, समान वेग से जा रहा है, सही है। आगे देखते हैं फिर वही किस्सा, वही कहानी, आधा आधा बांटा में। तो याद रखिए यार, जो द्रव्यमान संरक्षण है वो तो लगेगा ही लगेगा, ये m/2 होगा, सही है, ये भी m/2 होगा, ये भी सही है, ओके। तो अब देखो जरा, ये v वेग से जा रहा था, ये v वेग से पॉजिटिव एक्स में जा रहा है ये वाला भाग, तो देखो ये भी जा रहा है v भाग से, लेकिन इसके सापेक्ष में है, तो ये जो वाला कण है, जो भी m/2 वाला, ये वाला जो कण है, इसके सापेक्ष में क्या हो जाएगा? इसके सापेक्ष में ये रेस्ट में हो जाएगा, इसके सापेक्ष में ये रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। क्यों भाई? अरे यार, मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे बगल वाला भी उसी वेग से मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे के सापेक्ष हमारा वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी विल बी 0, इसका वेलोसिटी 0 हो गया इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन ये जो है, ये सपोज कि कैपिटल वी वेग से इधर जा रहा है, किधर? नेगेटिव एक्स की तरफ, नेगेटिव एक्स की तरफ। तो टूटने से पहले का संवेग कितना है, जिसको मैं प्रारंभिक संवेग बोल दूं? टूटने से पहले का संवेग कितना है? प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? प्रारंभिक संवेग, ध्यान दीजिए, प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? प्रारंभिक संवेग हो जाएगा कितना हो जाएगा? एम वी होगा, बट नेगेटिव एक्स में है, बाएं की तरफ है, तो हमने बाएं को माइनस लिया है, तो माइनस एम वी हो जाएगा। टूटने से पहले क्या है? ये प्रारंभिक संवेग है। अंतिम संवेग की बात हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहली बात तो ये, संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक फंडामेंटल लॉ है, तो इसमें वैलिड है, तो इसमें भी वैलिड होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो जरूर कुछ वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पहले आप बिल्कुल इसको लिख दोगे, ये भी रही जा रहा है, तो इसको आप माइनस m/2 इंटू कैपिटल V लिखोगे। कैपिटल V द वेलोसिटी ऑफ दिस हाफ पार्ट, इस वाले का है। लेकिन ये कैपिटल V होगा क्या? अब यहाँ पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, और उसमें भी हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाएंगे। और अगर आपको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद है, तो वहाँ पर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा इधर समझा दूँ आपको, इनर बोर्ड लेके, ठीक है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको यू एक्स डैश निकालना है, यू एक्स डैश निकालना है, तो क्या होता है? यू एक्स डैश इज इक्वल टू होता है यू एक्स माइनस वी। ये उस एस डैश का एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी है, एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी है यू एक्स माइनस वी, और नीचे क्या हो जाता है? ये हो जाता है 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं हवा से ला के लिख दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हवा से ला के कहीं से लिख दिया हूँ, यह वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी को रूल को यूज करके हम लोग उस m/2 का, कौन से वाले का? इस वाले का, इसका हम लोग वेग कैपिटल V निकाल लेंगे, कैपिटल V निकाल लेंगे। तो कैपिटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू एक्स कितना है? वो किधर जा रहा है? वो माइनस V वेग से जा रहा है, तो इसको माइनस V लिखना पड़ेगा, माइनस V, ठीक है।
देखो थोड़ा समझो बात को, ये कैपिटल V, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए या हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुआ हो। इसका वेग देखो है तो V, लेकिन इसके सापेक्ष में कैपिटल V हो जाएगा ना जी, यही तो है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसका भी वेग क्या था, V था, लेकिन इसके सापेक्ष में ये रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो वैसे ही याद रखिए कि इसका जो वेलोसिटी है इसके सापेक्ष में कितना हो गया, कैपिटल V हो गया, और उसी कैपिटल V का मान मैं निकालने वाला हूँ। तो माइनस V है, माइनस V, और ये माइनस V डिवाइडेड बाई 1 माइनस ux कितना है, ux माइनस V है, और V हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, एक बार इतना शॉर्ट नहीं जाऊंगा शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो माइनस V, ux के प्लेस में माइनस V, और ये V डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। इसको हल करिए तो V इक्वल टू आ जाएगा माइनस 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 2V डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस V स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। तो कैपिटल V कितना है, माइनस 2V अपॉन 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। माइनस है मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट, बाईं तरफ है। तो यहाँ पे V का मान कितना आ गया जी, V का मान आ गया, मैं लिख देता हूँ, V का मान आ गया है कितना, 2V अपॉन 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस m/2 तो है, माइनस m/2, और इस कैपिटल V की जो वैल्यू है यहाँ पे है 2V अपॉन 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, जो कटेगा घटा दो, जो कटा घटा दो, 2 कैंसर। कटाने के बाद भी मिला क्या मेरे को, कुछ मिला क्या खास, माइनस mV डिवाइडेड बाई 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो क्या बिफोर एंड आफ्टर जो बंटवारा या जो टूटा है, टूटने के पहले का मोमेंटम और टूटने के बाद का मोमेंटम क्या सेम है क्या, ना, मोमेंटम इज नॉट द सेम, मोमेंटम समान नहीं है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका संवेग संरक्षण का नियम मान्य नहीं हो रहा, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पे मान्य नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, और परिवर्तन भी ऐसा करना पड़ेगा कि हायर वेलोसिटी पे, नियर द स्पीड ऑफ लाइट, जब उसके स्पीड के आसपास की बात हो तो वहाँ पे भी ये नियम मान्य हो जाए, और जब उसी इक्वेशन को, उसी फॉर्म को हम लोग लोअर वेलोसिटी के लिए भी लगाएं तो भी वो मान्य हो जाए। हर जगह ऐसा ही किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाले हैं। हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, तो हम लोगों को एक ऐसा फैक्टर चाहिए होगा, एंड दैट फैक्टर विल बी द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक ऐसा फैक्टर का इसमें इंटू होगा, या इस ऐसे फैक्टर की हमें आवश्यकता है जिससे कि ये नियम जो है वहाँ पे मान्य हो जाए, उस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी मान्य हो जाए। और केवल उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं, जब वहाँ पे V इज लेस देन C होगा, जब हम लोग प्रकाश के चाल से बहुत कम की भी बात करेंगे तो उसका स्वरूप जो आम जीवन में है वहाँ पे भी मान्य होना चाहिए, ये भी दिक्कत है। यानी कि जब हम लोग V इज लेस देन C की बात करें तो उस केस में f ऑफ v कितना हो जाना चाहिए, f ऑफ v मस्ट बी 1, ताकि ये जो हमारी दैनिक दिनचर्या में जो आम जीवन में लगता है P बराबर mv वो मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उसको सही साबित करने के लिए इस वाले को गलत साबित करवा दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो P इज इक्वल टू mv इस फैक्टर की हमें तलाश है, तो इसको हम लोग P इज इक्वल टू mfv, देखो v सॉरी इसको हम लोग fv इसको एक साथ लिखते हैं, और वेलोसिटी जो है ही है। और इस जो क्वांटिटी को, ये जो एक क्वांटिटी मिल गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास इज mfv। ओके, रिलेटिविस्टिक मास, या इसी को बोलेंगे आपेक्षिक द्रव्यमान, इसी को हम लोग बोलेंगे आपेक्षिक द्रव्यमान। क्या बोलेंगे जी, आपेक्षिक द्रव्यमान। अब देखो रिलेटिव, अच्छा तो हम लोग आज एक काम करें,
ये हमने बोला है कि ये आम जीवन के लिए द्रव्यमान है, और आम जीवन के द्रव्यमान को हमने बोला था कि चलो यार इसको क्या ले लोगे आप, इसको ना आप m0 ले लेना, ठीक है। तो m0 में कुछ फैक्टर का इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, वो रिलेटिविस्टिक मास बनेगा, और इसी फैक्टर की हमें तलाश है। ओके, एफ ऑफ वी की भी तलाश है, हमें की ही तलाश है बोलना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो है सेम कंडीशन फिर से लेते हैं, हम लोग सेम कंडीशन फिर से अप्लाई करेंगे, हम लोग सेम कंडीशन फिर से अप्लाई करेंगे, और बहुत ही समझदारी से करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत ही समझदारी से करना पड़ेगा। मैं अगले पेज में चलता हूँ। मेरे को फिर से 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने हैं। आप बोलोगे सर आप पहले भी तो ले चुके हो यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि क्या दिक्कत आ रही है। मोमेंटम वाले नियम को हम लोग यहाँ पे मान्य नहीं करवा पा रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस करना है। तो चलिए, ये मैं ले लिया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है, ऑब्वियस सी बात है, और ये हो गया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एस डैश है जो कि वी वेग से देखिए कि इधर जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कैपिटल एम है जो कि यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम है जो कि यहाँ पर विराम में है, और जब यहाँ पे ये 2 भागों में बटेगा, 2 भागों में बटा है, तो इसका द्रव्यमान m/2 हो गया, इसका भी द्रव्यमान m/2 हो गया, ठीक है ना जी, इसका भी द्रव्यमान ये v वेग से इधर को जा रहा है, ये v वेग से इधर को आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम भले से बहुत अच्छे से भली भांति लग रहा है, ठीक है जी। तो अब हम लोग आ जाते हैं एस डैश फ्रेम में। एस डैश फ्रेम में m को हम लोग यहाँ m नहीं ले सकते, क्योंकि जब हमने m को m ले लिया है तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। तो हमने क्या माना है कि भैया द्रव्यमान परिवर्तन होता है, तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं द्रव्यमान हो जाता है कितना, m डैश, यही तो माना है भाई। द्रव्यमान को अपरिवर्तित रहने दिया तो क्या हुआ, हमारा जो मूल सिद्धांत था वो फेल हो गया, यहाँ पे लग रहा है वहाँ पे नहीं लग रहा है। तो हमने क्या बोला यार, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हो रहा होगा। अरे यार, किसी एक को बचाने के लिए किसी एक का बलिदान तो देना पड़ता है, अगर कुछ खोओगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं। तो यार वो संवेग संरक्षण का नियम को बनाए रखना है ना, तो इसको द्रव्यमान को परिवर्तित करना है, m डैश, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये m डैश वो v वेग से इधर जा रहा है, जान ही रहा है एक्चुअली में, ये उधर जा रहा है, s डैश इधर जा रहा है दाएं की तरफ, तो इस वाले ऑब्जर्वर को लगेगा भाई ये ना इधर की तरफ जा रहा है v, ठीक है, m डैश हो जाएगा ये। और फिर वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो एक इसका m/2 बनेगा, अब m/2 नहीं बनेगा, वो m डैश बाई 2 बनेगा, और m डैश बाई 2 क्या है, रेस्ट में है। m डैश बाई 2 क्या है, रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि देखिए ये v वेग से इधर जा रहा था, ये भी v वेग से है, ये भी v वेग से है, तो इसके सापेक्ष में, इस s डैश के सापेक्ष में ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। अरे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना, तो यही तो हुआ है, यही हो रहा है यहाँ पे। तो रेस्ट मास को हम कैसे दिखाते हैं जी, रेस्ट मास के लिए हमने m0 लिया है, रेस्ट मास के लिए हमने m0 लिया है, हाँ बिल्कुल, रेस्ट मास के लिए हमने क्या लिया है, m0 लिया है, ओके। लेकिन इधर जो है ये किधर जा रहा है, इसका वेग आपको बताया गया है कि कैपिटल V है, और इस कैपिटल V का मान भी बताया गया है। यहाँ पे देखिए इस कैपिटल V का मान कितना है, 2v/1 प्लस v²/c² है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल V, जहाँ पे कैपिटल V बराबर है 2v/1 प्लस v²/c²। एक्चुअली में ये माइनस है, और माइनस ये दिखा रहा है कि वो टूवर्ड्स द लेफ्ट है। ये कैपिटल V है ना दोस्त, ये कैपिटल V है, ओके ठीक है, ओके, ये कैपिटल V है, और ये m0 है, और यही कर्ण, क्योंकि देखिए दोनों का बंटवारा बराबर बराबर हुआ था, तो यही जब चलने लगेगा, यहाँ पर रेस्ट में है, इधर की ओर v वेग से भाग रहा है मतलब ऐसा तो इसी ऑब्जर्वर को लग रहा है, तो इसके द्रव्यमान को हम क्या लेंगे, m लेंगे,
इसके द्रव्यमान को हम लोग क्या लेंगे, m लेंगे। तो यहाँ पर तो नियम लग ही रहा था, तो यहाँ पे मैं दोबारा नियम लिखने वाला नहीं हूँ, हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर m डैश इज इक्वल टू m प्लस m नॉट होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो लगना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगना चाहिए, बिल्कुल लग गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक संवेग कितना है, प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग हो जाएगा कितना, m डैश इंटू वी हो जाएगा। नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव ले लीजिए। और उसके बाद अंतिम संवेग की बात करें, वही अंतिम मतलब टूटने के बाद का जो है अंतिम संवेग, कि टूट के बिखर जाने दे। क्यों भाई बिखरने देंगे आपको, इतना लोग आपको संवारने में लगे हैं और आप बिखरना चाहते हो, वो भी किसी एक शख्स की खातिर, कि किसी एक शख्स की खातिर जिंदगी यूं बर्बाद न कर, किसी एक शख्स की खातिर जिंदगी यूं बर्बाद न कर, न जाने तेरे कितने अपने बर्बाद हुए तुझे संभालने की खातिर। ये बात हमेशा याद रखना। पापा, बड़े भैया, बड़ी दीदी, छोटा भाई, मतलब कोई भी हो, आपको संभालने के लिए लोग कितने कितने जद्दोजहद करते हैं, जो समझिए ज़रा, और काम पे लग जाइए, भविष्य को संभालिए। चलिए इसको बनाइए पहले, ठीक है। तो माइनस m डैश वी, ये इसका प्रारंभिक संवेग हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग संवेग को देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संवेग हो जाएगा माइनस, क्योंकि है नेगेटिव में, माइनस, मैं इसको m इंटू कैपिटल वी लिख देता हूँ, माइनस m इंटू कैपिटल वी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्या? देखो इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि यह तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो m नॉट इंटू वी जो भी है ही नहीं यहाँ, तो इसका संवेग तो 0 हो गया, तो बस ये बच गया। ये पहले का ये बात क्या है, इसमें यहाँ पे मैं v का इंटू कर लेता हूँ, ठीक है। अरे यहाँ माइनस में ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो यहाँ पे अब ये माइनस माइनस लगा के प्लस मत कर देना, तो ये हो जाएगा m इंटू 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले और बाद का संवेग बराबर होना चाहिए, तो मैं दोनों को बराबर करता हूँ, और मैं जब दोनों को बराबर करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस m डैश स्मॉल v इज इक्वल टू 2 स्मॉल m स्मॉल v, ना भाई, स्मॉल v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो कटेगा यार, सबका कटता है, सबका कटेगा यार, ये कटा, ये कटा, कट गया ना। यहाँ का माइनस कहाँ गया, मैं वही समझा रहा था, मैंने वो गलती खुद की। ज्ञान देना आसान है दोस्त। तो ये माइनस माइनस भी कटेगा। तो यहाँ से m डैश की वैल्यू कितनी आ गई, m डैश की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो भी नंबर देना दे सकते हो आप, इक्वेशन नंबर। तो इस रेड लाइन वाले डब्बा को देखिए और इस रेड लाइन वाले डब्बा को देखिए, ये भी m डैश की वैल्यू है, ये भी m डैश की वैल्यू है, बोथ मस्ट बी सेम, दोनों को बराबर होना चाहिए। मैं दोनों को बराबर करता हूँ, दोनों को बराबर कैसे करूँगा, ऐसे बराबर करूँगा, m प्लस m नॉट इज इक्वल टू, m प्लस m नॉट इज इक्वल टू 2m अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। m प्लस m नॉट इज इक्वल टू 2m अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से मेरे को जो भी निकालना है मैं निकाल सकता हूँ, इसको इधर लाके उसको इधर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा m माइनस 2m 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट। गलत हो रहा है, उसको उठा ले जाना था, सॉरी, या भी मतलब इसको मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने कदम वापस लेता हूँ। तो m नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेस्ट मास 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू क्या यार, माइनस m,
ठीक है जी, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालिए। सो एम नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, एम ही तो कॉमन है, एम कॉमन है, 2 एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डन, फाइन, बढ़िया, अच्छा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो छोटा कर लूँ इसको, बहुत ही फैल रहा है, ये लिक्विड है क्या? हाँ, फैलता बहुत है, तो ऐसे कम कर लेता हूँ, ये सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। एम नॉट एम 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, एम नॉट इज इक्वल टू एम 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब याद रखिए, ये एम नॉट है और ये एम है, तो ये जो है इसका रिलेटिविस्टिक मास है, ये इसका रिलेटिविस्टिक मास है, क्लियर है ना? ये इसका रिलेटिविस्टिक मास है, भूलिएगा नहीं। ये जो m है, ये इसका m नॉट का रिलेटिविस्टिक मास है। ओके, तो यहाँ पे m नॉट इज इक्वल टू m 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया है, ये रेस्ट मास है, रिलेटिविस्टिक मास है। अब लेकिन जरा आगे देखो, क्योंकि हम लोग इस वाले मास की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को इसके वेलोसिटी के टर्म में बात करनी पड़ेगी। हमने अब यहाँ पे किसके टर्म में बात की है? हमने यहाँ पे स्मॉल वी लिया है, और स्मॉल वी जो है इस कैपिटल एम डैश की बात हो रही है। हम अगर इस रिलेटिविस्टिक मास की बात करते हैं तो हमको यहीं का वेलोसिटी लेना है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कैपिटल वी को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल वी कन्वर्ट कर लेंगे मीन्स हमको क्या निकालना है? हम यहाँ से 1 माइनस कैपिटल वी रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कैपिटल वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब मैं जो कैपिटल वी लिखा हूं ना जी, बोलो नहीं कि कैपिटल वी है, कैपिटल वी 1 माइनस कैपिटल वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, उसके वेलोसिटी के टर्म में बात करनी है। 1 माइनस कैपिटल वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, उस वेलोसिटी के टर्म में हमको बात करनी पड़ेगी, तो हम अब उस वेलोसिटी के टर्म में ही बात करेंगे। कंफ्यूज मत होना दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये रिलेटिविस्टिक मास है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? कैपिटल वी है ना, और हम यहाँ पे अभी किसके टर्म में बात कर रहे हैं? वी के टर्म में बात कर रहे हैं। हम वी के टर्म में बात नहीं करेंगे, हमको इस वाले पार्टिकल के ही वेलोसिटी के टर्म में बात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैपिटल वी, ये हो जाएगा उल्टा मतलब टेढ़ा लिखा रहा है, तो इसको सीधा लिखूंगा 1 माइनस कैपिटल वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस तो है रहने दो, 1 माइनस है तो है रहने दो, ठीक है। और उसके बाद इस v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू यहाँ पे है 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे है ना स्क्वायर, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई है क्या? सी स्क्वायर। जी हाँ, अभी समझे हो आप। 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, मैंने केवल v की वैल्यू रख दी है यार, यहाँ पे केवल v की वैल्यू रख दी है और कुछ नहीं किया है, केवल v की वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 1 माइनस 4v स्क्वायर सी स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, नहीं ऊपर क्यों जाएगा? ये नीचे आएगा, सॉरी ये नीचे आएगा, गलती हो रही है, ये नीचे आएगा। ओके, तो इसको आप सी स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ पे, सी स्क्वायर ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा रहेगा ये। अब सही है जी।
देखो यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ही रहते दे देता हूँ, क्योंकि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऊपर भी है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नीचे भी है, उसी टर्म में मेरा आंसर आएगा। देखिएगा अभी आप, ये चालाकी नहीं होगी कि इसको यहाँ ले जाकर इंटू कर दो, सी स्क्वायर की जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली है, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से लिख देता हूँ इसको, है वही चीज़, अभी भी मतलब वही है। अब मैं इसको यहाँ इंटू करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस क्या है, ये माइनस क्या बोलोगे आप, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, ये आप इसको समझो, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab समझ लो आप, ये उसी टर्म में है। तो जब इसको आप कन्वर्ट करोगे जी, तो किस टर्म में आ जाएगा, ये इस टर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है ये। तो अच्छा, ये ऊपर वाली लाइन यहाँ पे आके परेशान कर रही है, अतिक्रमण हुआ है यहाँ पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे तो है ही है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है वैल्यू 1 माइनस कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो अब देखो जरा, एम नॉट ठीक है, एम भी ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये जो वैल्यू है क्या इसका स्क्वायर रूट है क्या, ये जो वैल्यू है क्या इसका स्क्वायर रूट है क्या, इस वाले टर्म का ये स्क्वायर रूट ही तो है, यानी इसका ये स्क्वायर रूट है, इसका ये स्क्वायर रूट है। तब क्या हो जाएगा, इन दैट केस एम नॉट इज इक्वल टू एम, ठीक है। और इसके प्लेस में क्या रख सकते हो आप रूट ओवर 1 माइनस कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर रिलेटिविस्टिक मास निकालना हुआ तो m इज इक्वल टू हो जाएगा m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई दिक्कत, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये तो हो गया वेरिएशन इज मास विथ वेलोसिटी। क्या ये आम जीवन को भी जहाँ पर हम लोग रेस्ट मास की बात करते हैं, जहाँ पर वेग जो है वो प्रकाश के वेग के कंपेयर में बहुत कम है, यानी कि अगर v इज लेस देन c है, यदि तो क्या होगा, v इज लेस देन c, तो डेट बिकम 0, यानी कि m इज इक्वल टू m नॉट। देखो आपको ये ना c है यार, स्मॉल c है, इन दैट केस m इज इक्वल टू m नॉट। तो आम जीवन में कोई प्रभाव नहीं है, आम जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। तो ये तो हो गई रिलेटिविस्टिक मास की। और हम लोग बार बार बोल रहे थे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम चाहिए होगा। देखो p इज इक्वल टू होता है m इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे m की वैल्यू रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू m की वेलोसिटी है, वैल्यू है m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड दिस इज v, तो दिस इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। अब चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, ओके। सो दिस इज द वेरिएशन इन मास विथ वेलोसिटी, दिस इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, एंड दैट्स इट, ठीक है, ओके। सो आई होप कि जो भी मैंने यहाँ पर समझाया है आपको समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे ये रहेगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस का। नेक्स्ट टॉपिक विल बी, नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा मास एनर्जी के इक्विवेलेंस को लेकर, जहाँ पे हम लोग रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की भी बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वाली क्लास में ही, तब तक के लिए मैं आपको कहता हूँ अलविदा।